students, welcome you all. Myself, Professor Pramod More, and in today's lecture, we are going to start with refraction of light, lecture number 4. आज दो important concept discuss करेंगे, एक what is critical angle and second what is total internal reflection. और यही दो concept के मस्त वाले sums करेंगे, ठीक है? तो start करते हैं बेटा आज का lecture कि actually में what is critical angle. Okay, so basically अब तक हमने क्या पढ़ा है, आप स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके, तो बेसिकली व्हाट इज बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आज का कि सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है. ओके, तो क्रिटिकल एंगल एंड यही कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे विद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्रिटिकल एंगल के साथ, उसी के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन, हाँ, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. बेसिकली अगर अब यहाँ पे कोई मीडियम लेते हैं, ठीक है, अब ये एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस, क्लियर, बड़ा सा सरफेस बनाते हैं हम लोग, कंसेप्ट समझना सेम टू सेम ही है. दिस इज नॉर्मल. नाउ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. अभी जो हमारा रे ऑफ लाइट है ना, वो कहाँ से जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है. तो ये हमारा डेंसर मीडियम और हे आए अपना रेरा मीडियम, और ये कौन है हमारा टक 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 वाला नॉर्मल. तो बेसिकली जब भी रे ऑफ लाइट अगर ये ऐसे जाता होगा, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेरर, तो सर ने क्या सिखाया था, डेंसर से रेरर, डरा, डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट क्या होगा, बेंड होगा, एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर विद दिस. जैसे ये का हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. अब बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर इंक्रीजिंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, अभी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा था, अब इसको हम और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे. अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, बराबर है, तो क्या होगा बेटा, तो ये ज्यादा बेंड होगा, हाँ सर, ये ज्यादा बेंड होगा कहीं पे इस तरफ. क्लियर है. सो अगेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बट क्या होता है बेटा, एक ऐसा एंगल आएगा पर्टिकुलर, आप जैसे जैसे आई बढ़ाते जाओगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा, तो एक ऐसा एंगल आएगा पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, जैसे ये वाला एंगल, दैट इज दिस एंगल, फॉर दिस एंगल आई, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये सरफेस को ग्रेस करके जाएगा. इट इज ग्रेजिंग द सरफेस. क्या बोला इसको अंग्रेजी में, क्या बोला सर ने, इट इज ग्रेजिंग द सरफेस, इट इज ग्रेजिंग द सरफेस. क्लियर विद दिस. एंड दिस पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल. अब कोई कोई बुक में इसको सी लिखा है, कोई कोई बुक में इसको आईसी लिखा है, चलेगा. सो क्रिटिकल एंगल कब फॉर्म होता है, क्रिटिकल एंगल तब फॉर्म होता है व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम व्हिच मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड रे इज ग्रेजिंग द सरफेस, द रिफ्रैक्टेड रे इज ग्रेजिंग द सरफेस सच दैट यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री. सच दैट जो एंगल आर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री. ऐसे एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. कौन सा एंगल बच्चों, क्रिटिकल एंगल. क्लियर विद दिस. ओके, अब अगर हम यहाँ पे, अब ये इंटरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. सो बच्चों अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई, स्नेल्स लॉ में सर ने क्या सीखा, अगर ये हम एयर मान के चलते हैं या फिर रेरा मीडियम मान लो, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेंगे हम लोग, μ2. क्लियर विद दिस. एयर मानोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा उसका, 1. क्लियर विद दिस. ओके, तो एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम कितना ले लेंगे, 1. फिलहाल के लिए μ1 मान के चलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ2 मल्टीप्लाई बाय यहां का साइन ऑफ एंगल, स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन ऑफ आईसी लिखो या साइन सी लिखो, इट्स वन एंड द सेम. तो सी लिखना है, इट इज डिनोटेड बाय आईसी, को हम लोग सी लिखेंगे तो भी चलेगा, हम यहाँ पे सी लिख लेंगे. ठीक है ना बेटा. सी इज विच एंगल, क्रिटिकल एंगल. क्लियर है. इज इक्वल्स टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90. जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, वो हमने पढ़ा है
किसके साथ बनता है सर? वो नॉर्मल के साथ बनता है। क्लियर है? तो बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, म्यू2 मल्टीप्लाई बाय sin c इज इक्वल्स टू म्यू1 मल्टीप्लाई sin 90। व्हाट इज sin 90 का वैल्यू 1। तो हमें यहाँ पे sin c का वैल्यू क्या मिलेगा? sin c का वैल्यू मिलेगा म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू2। क्लियर विद दिस? म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू2। क्लियर है? ओके तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ये म्यू2 डिवाइड सूत्र से नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर विद दिस? बराबर है बाबा? तो 1 अपॉन इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर? 1 म्यू2। याद है बेटा? हाँ सर, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में याद है ना बेटा? 1 म्यू2 को कैसे लिखते हैं बेटा? ऊपर क्या लिखते हैं? म्यू2 अपॉन म्यू1। बराबर है? वैसे ही 2 म्यू1 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 2 म्यू1 को यस म्यू1 अपॉन म्यू2। बराबर है? म्यू में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। क्लियर है? और वहीं पे अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के साथ लिखेंगे तो जहां पे 1 है वहां पे वेलोसिटी कहां जाएगा? नीचे। और जहां पे 2 है उसका वेलोसिटी कहां जाएगा? ऊपर। यस सर, ये हमने पढ़ा है। क्लियर विद दिस? तो साइन के साथ हमेशा क्या लिखने का? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैक्सिमम बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि नीचे म्यू2 आएगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो ये सब कंफ्यूज कभी होने का नहीं, हम लोग यही याद रखेंगे, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई वहां का एंगल, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई वहां का एंगल। दैट्स इट। इतना सिंपल याद रखो, यही टर्म याद रखने का, इसी के अकॉर्डिंगली बाकी सब हमारे सम सॉल्व होने वाले। क्लियर है? ओके अब इसको ये भी लिख सकते हो, जब तक सोर्स सेम रहेगा, क्या सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी। हम इसे λ2 अपॉन λ1 लिख सकते हैं। क्लियर विद दिस? ओके अब अगर ये हमारा जो सेकेंड मीडियम है, बराबर है, ये जिस रेरा मीडियम, अगर हमारा वो रेरा मीडियम एयर हुआ, इफ आवर रेरा मीडियम इज एयर, तो एयर के लिए जो म्यू का वैल्यू है दैट इज म्यू1 का वैल्यू हम कितना मान के चलेंगे? 1। तो अब यहाँ पे क्या पुट करोगे? 1। तो साइन सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1 अपॉन म्यू। साइन सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इसका, अगर ये म्यू1 है को 1 मान रहे हो तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू2 लिखने से अच्छा क्या लिखेंगे? म्यू। तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन म्यू। क्लियर विद दिस? तो क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल दैट इज सी का वैल्यू क्या मिलेगा? सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मीडियम? डेंसर मीडियम। और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर या वैक्यूम मानते हैं एक को। ओके अगर यहाँ पे ग्लास होता और ये वाटर होता तो ग्लास डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर, तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे म्यू1 अपॉन म्यू2 लिखेंगे तो, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला समझा बेटा? कुछ डाउट है यहाँ पे? तो बेसिकली आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन से इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। क्या बोला बच्चों? साइन से इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। साइन से इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। क्लियर विद दिस? सो व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट अ पर्टिकुलर angle, the refracted ray is grazing the surface such that the angle of refraction is 90 degree, और ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे critical angle. Clear with this? Critical angle sin is equal to 1 upon mu, that is refractive index of denser medium. Critical angle sin is equals to 1 upon mu, that is refractive index of denser medium. समझ लो? यस सर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से कौन सा वाला? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब है ना, मैं यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ओके अब क्या करेंगे सर? अभी यहीं पे यही डायग्राम में ध्यान देना। जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहा था, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर गया, ए ग्रेजिंग करके गया। अभी मैं क्या करेगा? अब हम एंगल ऑफ इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर हमने इसको बढ़ाया, दिख रहा है? अब जब हम इसको बढ़ाएंगे, ये दिख रहा है ना ब्लैक कलर का? क्लियर विद दिस? तो क्या होगा? तो ये जो रे है ना वो बाहर नहीं जाएगा, वो वापस अंदर आएगा। बराबर है? मतलब ये जो पूरा रे है ना वो वापस कहाँ पे आया बच्चों? अंदर आया। ये वापस कहाँ पे आया? अंदर, ये बाहर नहीं गया। और ये फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, whenever, okay, और जब ये जो एंगल है इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस मतलब ये रे ऑफ लाइट बाहर जाने वाला नहीं है, ये अगेन कहाँ आएगा? अंदर आएगा। अगर हम कहेंगे इसको थीटा, तो इसको भी हम थीटा कहेंगे C, ये भी थीटा होने वाला है हमारा। क्लियर विद दिस? क्योंकि देखो ना ये ब्लैक वाले को देखो, सिर्फ समझ रहा है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? यस बच्चों, कब होता है?
क्या होता है, कब सबसे पहले हमारा रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां जाना मांगता है, डेंसर से रेरर, कहा जाना मांगता है, डेंसर से रेरर। क्या रेरर से डेंसर आएगा तो क्रिटिकल एंगल होगा, नहीं, ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना मांगता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज थीटा मान के चलते, दैट शुड बी ग्रेटर देन विच एंगल, क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ ना तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझा सबको, क्लियर विद दिस, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium at a particular angle greater than critical angle, okay, at a particular angle greater than critical angle, the partial मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये जो रे ऑफ लाइट इस मीडियम में जाने वाला नहीं है, वो रे ऑफ लाइट अगेन सेम मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। वो रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट। और ये फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझा बच्चों, क्लियर है? यस, इतना कॉपी कर लो। Yes, now some applications of total internal reflection, ठीक है। तो ये इसके applications कहाँ का है, सबसे पहले अगर हम applications of TR पढ़ेंगे that is total internal reflection का, तो सबसे पहला जो application होगा that is sparkling of diamond। किसका बात करें बेटा, sparkling of diamond, okay। डायमंड को ना कुछ इस तरीके से कट किया जाता है कि जो रे ऑफ लाइट अंदर एंटर करेगा, क्लियर है, तब जो क्रिटिकल मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना अंदर जो बनता है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा। सो रे ऑफ लाइट बाहर नहीं आता, वो अंदर ही अंदर क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। सो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, और वो डायमंड हमको क्या लगता है, स्पार्कल हो रहा है। डायमंड कभी शाइन नहीं होता, उसके पास खुद का लाइट है क्या, नहीं, तो शाइन नहीं होगा, वो क्या होगा, स्पार्कल होगा। क्लियर विद दिस? अगर हम ग्लास की बात करेंगे, जैसे भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ, या साइन सी लिखो तो भी चलेगा, ओके। तो यहाँ पे साइन सी लिखते, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। अगर हम ग्लास की बात कर रहे हैं बच्चों, ग्लास की, तो उसके लिए जो म्यू का वैल्यू होता है ना वो कितना होता है बेटा, 3/2, और साइन सी का वैल्यू कितना आएगा ग्लास के लिए, 2/3। उल्टा लिखोगे ना बाबा, तो सी इज साइन इनवर्स ऑफ 2/3। बेटा ध्यान देना, ये बहुत आगे काम आएगा हम लोग को। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो हमको आएगा 42 डिग्री। कितना डिग्री, 42। तो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री। क्लियर है? तो ग्लास के अंदर जब रे ऑफ लाइट जाएगा और 42 डिग्री से कम पे अगर इंसिडेंट हुआ उसके सरफेस पे, तो ये रे बाहर आएगा। अगर 42 से ज्यादा पे क्या हो रहा है बच्चों, यस वेरी गुड, इंसिडेंट हो रहा है, तो रे ऑफ लाइट बाहर आने वाला नहीं है, वापस का आएगा, अंदर ही जाएगा। क्लियर है? वैसे अगर हम डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल लिखोगे, किसके लिए बच्चों, डायमंड। अब डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज म्यू, समवॉट 2.5, उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा ना, इसका उल्टा लिख देने का। कितना डिग्री लिखा, 24 डिग्री। कितना डिग्री, 24। तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या करता है, अंदर एंटर करता है, और एंटर जब कोई भी क्या होगा, कोई भी सरफेस और टकरा रहा है, वो टाइम पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, वो 24 डिग्री से हमेशा ज्यादा होता है। उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब वो अंदर रे ऑफ लाइट टकराएगा ना तो एंगल 24 डिग्री से ज्यादा होगा, इट इज ग्रेटर देन 24 डिग्री। सो अगर वो 24 डिग्री से ज्यादा है तो बाहर आने वाला नहीं है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और जब भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, अभी डायमंड के अंदर क्या, डायमंड कौन सा मीडियम है, डेंसर, जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट हो रहा है, तो रे ऑफ लाइट बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही जाएगा। समझ रहा है? सिमिलरली हम ग्लास की बात करेंगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट, ओके। वहीं पे अगर हम वाटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, वाटर, तो वाटर के लिए जो म्यू का वैल्यू होता है हमने पढ़ा है, कितना बच्चों, 4/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी का क्या लिखेंगे, इसको उल्टा लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 3/4, अरे साइन इनवर्स 0.75। तो क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज समथिंग 48 डिग्री, 48.75 डिग्री। इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली हम 49 डिग्री लिख सकते हैं, याद रखना। सो वाटर एयर के इंटरफेस के लिए एंगल कितना है, 49 डिग्री। सो जब रे ऑफ लाइट 14 डिग्री से ज्यादा पे इंसिडेंट हो रहा है अंदर, वाटर से जब रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ आ रहा है और 49 डिग्री से ज्यादा हुआ क्रिटिकल एंगल, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, अंदर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 डिग्री से ज्यादा होगा तो रे ऑफ लाइट बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही जाएगा। और 49 से कम होगा तभी वो रे ऑफ लाइट कहाँ आएगा, बाहर। ये पॉइंट याद रखना। ये कॉन्सेप्ट समझा सबको, क्लियर विद दिस, ओके। अब और क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे हम लोग अगर प्रिज्म्स की बात करेंगे, ठीक है, या फिर अगर हम लोग देखेंगे, ओके, जैसे यहाँ पे ये यूज करते हैं, ओके,
हम लोग को सबमरीन से नॉल फाइंड करने के लिए वाटर के अंदर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से काम करता है यहाँ पे ध्यान देना। अभी हम लोग ने क्या किया बच्चों, एक कुछ इस तरीके से हमने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ओके। अब ना रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, पे अटेंशन हो भैया। अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा ना बच्चा, यहाँ से, तो यहाँ पे कौन से इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये रे सीधा सीधा जाएगा। अब यहाँ पे गया, ये जो एंगल है ना, ये कितना डिग्री है बच्चों, 45, कितना डिग्री है, 45। ये भी एंगल को हम लोग कितना मानेंगे, 45। क्लियर विद दिस, कितना मानेंगे, 45। अब हम काम करते हैं, पे अटेंशन हो भैया, ओके, यस। तो बेसिकली अब इसको ना थोड़ा मैं इस तरीके से बनाते हैं, हाँ, यस, पे अटेंशन, ट्रेस द पाथ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कौन सा इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस, कौन सा इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, सीधा सीधा गया। अब जब बच्चों वो ये पॉइंट पे लगेगा, अब ये जो एंगल है 45 डिग्री, आइसोसेलेस प्रिज्म है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये प्रिज्म किसका बना है, ग्लास, ग्लास के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है, 3/2, तो सी का वैल्यू कितना होगा, 42 डिग्री। अगर अभी फॉर एग्जांपल इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से जा रहा है, अब ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, बट जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना डिग्री है, 45, ये एंगल 45, सर ये 45 कैसे मिला, ये 45, ये 90, तो ये भी 45, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो जब वो यहाँ पे आ रहा है 45 डिग्री, क्या 45 ग्रेटर देन 42 है, हाँ सर। तो एट दिस पॉइंट क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये रे बाहर नहीं आएगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो रे कहाँ जाएगा, वापस अंदर ही जाएगा, और ये अंदर सीधा। सर ऐसा सीधा क्यों जाएगा, उसका रीजन देखना, 45 डिग्री था ना, तो ये एंगल भी 45 बनना मांगता है, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और कुछ इस तरीके से गया रे, ये समझा। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो रेज रखेंगे, क्लियर विद दिस, जैसे यहाँ पे ऐसा दो रेज रखेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट का बोलेंगे ना कि रे ऑफ लाइट का पाथ ट्रेस करो, सॉरी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, रे ऑफ लाइट का क्या ट्रेस करो, पाथ। तो कैसे करेंगे सर, सिंपल, क्या करने का, सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, वो यहाँ से ऐसे जाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका ऐसे जाएगा, वो यहाँ से ऐसे जाएगा, दैट्स इट, क्लियर है, ये हो गया। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे था, तो अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखेगा, अगर ऑब्जेक्ट ए भी ऐसे था, बराबर है, तो जब वो यहाँ पे दिखेगा तो ये भी विल बी लाइक दिस, दैट्स इट। ये ए का है तो ये ए, और ये क्या बनेगा, बी। अब दुश्मनों का सबमरीन देखना रहेगा ना, तो ऊपर से हम ऐसे देखते हैं, और सेकंड ये जो रे ऑफ लाइट है ना, ये अंदर ट्यूब के थ्रू से अंदर और एक ऐसा प्रिज्म रखते हैं उल्टा, समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे है, अब यहाँ पे कोई सबमरीन है या नहीं फाइंड करने के लिए, उसको इस तरीके से उल्टा रखा है, दिख रहा है बाबा। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से होगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंसिडेंस होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल इंसिडेंस, और ये सीधा सीधा जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये एंगल कितना, 45, ये एंगल भी कितना होगा बच्चा, 45 डिग्री, क्लियर है। फिर ये ऑफ रे ऑफ लाइट, इसके लिए ये सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल मतलब ये एंगल 45 बनेगा, क्यों पता चल रहा है ना, हाँ सर, ये 45, तो ये भी 45, ये भी 45। तो रे ऑफ लाइट अभी देखो, इसके लिए म्यू का वैल्यू कितना है, ग्लास है ना बाबा, वेरी गुड, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, 42 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या ज्यादा, तो रे ऑफ लाइट बाहर नहीं आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, और ये रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो दुश्मनों का सबमरीन देखने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं, वो रे ऑफ लाइट यहाँ पे दो प्रिज्म ऐसे रखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब एंड ऑल, अगर यहाँ पे कुछ रहेगा तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा इस रे ऑफ लाइट के, समझ रहे ना बाबा। दैट इज द कंसेप्ट किसका, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर विद दिस। और क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, और हम लोग को जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, ओके, ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, क्लियर विद दिस, ओके। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ऑप्टिकल फाइबर को जिस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल फाइबर, ओके। यहाँ पे दो मीडियम रहते हैं, ऐसा कुछ, समझ रहे हैं। ये अंदर का जो मीडियम रहता है ना, इसको बोलते हैं कोर,
हम लोग बोलेंगे चोर, क्लियर विद दिस। और ये सारे कोर एक साथ है, मतलब 1.7 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यहाँ का जो मीडियम रहता है ना उसको कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहेगा? क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो यहाँ पे क्या बोलने का, अंदर के जो मीडियम है उसको लेंगे कोर। सारे चोर एक साथ है, वो पुलिस के साथ लडिंग कर रहे हैं, मतलब वो पुलिस के सामने डेढ़ बन रहे। डेढ़ मतलब 1.5। क्लियर विद दिस? ओके। अभी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पे अटेंशन हो भैया। हमने ना एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से भेजा, अब वो रे ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, समझ रहा है। अब यहाँ पे जब इंसिडेंट होता है ना उसको इस तरीके से भेजा जाता है कि ये जो एंगल होता है ना वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। दिस एंगल दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्योंकि अभी ये डेंसर मीडियम है और रेडियर मीडियम है, हमको लगता है कि बाहर की तरफ आना मांगता था, बट नाउ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये रे ऑफ लाइट बाहर नहीं आएगा, ये वापस कहाँ जाएगा? अंदर। एंड सच दैट यहाँ पे क्या होगा, ये रे ऐसे करते 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 ये रे यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा विदाउट लॉस ऑफ डेटा। समझ रहा है बाबा? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ किसका? ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर भी हमारा कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग यहाँ पे कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं बच्चों? ठीक है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर भी होता है, वो कन्वर्ट करता है ये सिग्नल को, वो हम लोग सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे लाइट का सिग्नल भेजेंगे, क्लियर विद दिस, वो कन्वर्ट कैसे होता है या क्या होता है, या साउंड का सिग्नल कन्वर्ट कैसे होता है, हम सेमीकंडक्टर से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना, क्लियर विद दिस। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑप्टिकल फाइबर। एनी डाउट ओवर हियर? क्लियर विद दिस। इट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब तक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये प्रिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, क्लियर है, और थर्ड ऑप्टिकल फाइबर। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, एक मिराज। आपने मिराज देखा रहेगा, ठीक है, कहाँ पे होता है ये सर? सर ये हॉट कंट्रीज में होता है, क्लियर है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना वहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है बच्चों? मिराज। नाउ मिराज इज ऑल्सो एप्लाइंग ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ओके, अब है ना कॉन्सेप्ट समझना बच्चों कि एक्चुअली मिराज क्यों फॉर्म होता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, पे अटेंशन हो भैया, इन हॉट कंट्रीज जैसे डेजर्ट में हम लोग देखेंगे तो जैसे पे अटेंशन हो भैया, जो नीचे का सरफेस रहता है ना वो ज्यादा ठंडा रहता है। जो नीचे का सरफेस रहेगा ना वो क्या रहेगा बच्चों? ज्यादा ठंडा, क्लियर, सॉरी ज्यादा गर्म रहेगा डेजर्ट्स में। कहाँ का सरफेस? नीचे का सरफेस, क्लियर विद दिस, इन डेजर्ट रीजन एंड ऑल। समझ रहा है? अगर ये नीचे का सरफेस, ये क्या है बच्चों? हॉट। जैसे जब ऊपर आओगे ना टेम्परेचर डिक्रीजेस, वेरी सिंपल। इन विच कंट्रीज बच्चों? डेजर्ट रीजन जो रहता है या हॉट कंट्रीज रहेंगे ना वहाँ पे क्या होता है, जो नीचे का सरफेस रहेगा ना वो क्या रहेगा? यस, वेरी गुड, वो उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और जैसे से ऊपर ऊपर आओगे ना टेम्परेचर कम होता है। हमको कहाँ रहना पसंद है? अगर मैंने यहाँ का टेम्परेचर सपोज बना दिया बच्चों 40-45 डिग्री, हम रह पाएंगे? नहीं, बराबर है। और अगर हमने 80-90 कर दिया, यस, व्हाट विल वी डू? विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम हियर। बट वहीं का टेम्परेचर 17-18 डिग्री है, यस, हम आराम से वहाँ पे रह सकते हैं, बराबर है। तो लोगों का डेंसिटी ज्यादा कहाँ रहता है? जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा वहाँ पे वो लोग इजीली रहते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो बेसिकली पार्टिकल्स का भी ऐसे ही होता है। तो अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे कम टाइम वहाँ पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ का डेंसिटी बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पे जैसे ऊपर आओगे ना तो म्यू क्या होगा? इंक्रीजेस। याद रखना, जैसे से ऊपर जाएंगे तो म्यू क्या होगा? इंक्रीजेस। जैसे से ऊपर जाके म्यू क्या होगा? इंक्रीजेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा पेड़ है, ठीक है, और ट्रीज हो गई हो कुछ इस तरीके से, ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज ये पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रहा है, ऐसे एवरी पॉइंट से आएंगे, हम लोग ये पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर है, ओके। यहाँ पे भी ऐसे कुछ मीडियम से बच्चों पे अटेंशन हो भैया, कंसेप्ट समझना। तो ये सरफेस क्या है बच्चों? हॉट। ये सरफेस क्या है? नीचे ऊपर जाके कूल। बट इसके मुकाबले ये हॉटर है, ये कूलर है। इसके लिए ये दोनों में ये हॉट है, ये कूल है, बराबर है। इसका मतलब अगर देखोगे हम लोग इसको, अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, पे अटेंशन हो भैया, तो ये जो है ना ये रेयर है एज इसके मुकाबले,
क्योंकि ये कूल है तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा रहेगा। ये दोनों में ठंडा कौन है, ऊपर वाला। जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब म्यू बढ़ेगा। इसका म्यू ज्यादा है इसके मुकाबले, तो ये डेंसर है इसके मुकाबले, 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 वैसे ऊपर की तरफ चलेगा। अभी एक रे ऑफ लाइट सपोज यहां से ऐसे आ रहा है, मतलब डेंसर से कहा जा रहा है रेयर की तरफ। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से कहा जाता है बच्चा रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। अभी रे ऑफ लाइट अगेन कहा जा रहा है डेंसर से कहा जा रहा है बच्चा रेयर, दिख रहा है ना, डेंसर से रेयर, अगेन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू आया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर जहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्योंकि अभी ये रे ऑफ लाइट देखना, ये रे ऑफ लाइट, ये डेंसर और ये रेयर है। अभी दो मीडियम को देखो, बाजू वाले को। अब ये वाले पॉइंट के लिए ये जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है बट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अभी रे ऑफ लाइट अंदर जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, टी आर विल टेक प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। और ये रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ जाएगा। एंड सपोज अ बॉय और पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, और वो जब ऑब्जर्व करेगा ये रे उसके पास जाएगा, तो उसको क्या लगेगा, ये रे ना यहाँ से कहीं से आ रहा है, उसको लगेगा ये रे है ना यहाँ से कहीं से आ रहा है, यहाँ से कहीं से आ रहा है, मतलब ऐसे सब रेस का लगेगा उसको। और यहाँ से कहीं से आ रहा है तो उसको क्या दिखेगा, यहाँ। यस, वेरी गुड। क्योंकि अब आईज इज अ टेंडेंसी टू एक्सटेंड इट फॉरवर्ड, एंड सिंस वी एक्सटेंड इट फॉरवर्ड, हमको लगता है हर एक चीज स्ट्रेट आ रहा है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो उसको लगेगा वही ऐसा सीधा आ रहा है। मतलब उसको एक इल्यूजन होगा कि यहाँ पे भी एक पेड़ है, बट जमीन पे जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से, बाबा सी इट्स लाइक दिस। अगर हम देखेंगे ना तो इट्स लाइक दिस, ये ऐसा कुछ दिखेगा, समझ रहे हो बाबा, इट्स लाइक दिस। ये है ना, ये पेड़ ऐसा है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे दिख रहा है इस तरीके से। तो उसको एनीथिंग विच इज शाइनिंग, तो उसको यहाँ पे कुछ चमक रहा है, इसका रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन कब चमक, मतलब ऐसा कब लगता है कि कोई चीज चमक रहा है, जब यहाँ पे क्या लगता है हमें इल्यूजन होता है, यहाँ पे क्या है बच्चों, वाटर होगा। अरे एनीथिंग विच इज शाइनिंग ऑन द सरफेस, हम लोगों को क्या लगता है कि इट इज वाटर। तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ मिराज। ऐसे एवरी पॉइंट्स का आएगा और वो जाएगा, और हमको लगेगा ये पूरा यहाँ पे एक इमेज बनेगा ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड पे इमेज बन रहा है शाइनिंग, तो हमको फील होता है कि यहाँ पे पानी है। क्लियर है, ये सब हॉट डेजर्ट्स में ही होता है, डेजर्ट्स रीजन में होता है, जहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, वेरी वेरी हाई। जैसे जो ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा। क्लियर है, जो मिट्टी होता है नीचे वाला सर्फेस जो कॉन्टैक्ट में होता है अर्थ के, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम 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 कम, याद रहेगा बच्चों। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिराज। क्लियर विद दिस, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग और एक देखेंगे, जैसे हम लोग जैसे हॉट कंट्रीज में हम लोग मिराज की बात करते हैं, बराबर है। वैसे अगर हम लोग कोल्ड कंट्रीज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कोल्ड कंट्रीज, बराबर है। तो वहाँ पे कोल्ड कंट्रीज में एक फेनोमेना आता है जिसको हम कहते हैं लूमिंग। ये उसका टोटली ऑपोजिट है, ये उसका टोटली ऑपोजिट है। अब कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है बच्चों, सेम। मैंने इसको 5 पार्ट्स में तोड़, पे अटेंशन हो भैया। अब जैसे जब ऊपर जाओगे, सी व्हाट इज दिस, यस वेरी गुड, ये हमारा कौन है बच्चों, बोलो, सरफेस। तो यहाँ पे जैसे जो ऊपर जाओगे इन कोल्ड कंट्रीज, तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अरे हॉट कंट्रीज में ग्राउंड का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, ऊपर ऊपर जाके टेम्परेचर कम होगा। और कोल्ड कंट्रीज में जो सरफेस के कांटेक्ट में रहता है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, सबसे कम। और जैसे जो ऊपर जाके टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। वहां पे टेम्परेचर कम होता था, अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा। अरे कम टेम्परेचर, अरे जितना ज्यादा टेम्परेचर में कोई रहना पसंद करता है क्या, नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वहाँ का डेंसिटी कम हो रहा है, याद रखना। तो वहाँ का डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी म्यू क्या होगा, कम। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अगर इग्लू कुछ इस तरीके से, बराबर है बच्चा, कुछ इस तरीके से इग्लू है यहाँ पे अटेंशन भैया, इट्स लाइक दिस, ओके। अभी ये जो रे ऑफ लाइट है, पे अटेंशन, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम, तो म्यू क्या हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो म्यू क्या हो रहा है, कम। मतलब इसका म्यू ज्यादा है इसके मुकाबले, तो ये डेंसर हो गया, ये क्या हो गया, रेयर। सिमिलरली बराबर है ना, ये क्या हो गया, डेंसर, ये क्या हो गया, रेयर। ये क्या हो गया, डेंसर, ये क्या हो गया, रेयर। सपोज कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, वो यहाँ पे गिरी, अब क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक गया, वो डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर। एंड सिंस रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये नॉर्मल से दूर गया, बराबर है, ऐसे कुछ होगा।
अभी अगेन यहाँ पे हो गया, इट विल बेंड अगेन, कैसे बेंड होगा बोलो फटाफट, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अगेन क्या हो गया, इसको जाना है ऐसे था, तो अगेन नॉर्मल से क्या जाएगा दूर, तो एक पर्टिकुलर एंगल आया जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये डेंसर से कहाँ जा रहा है रेडर, बट जब यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वो जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, नाउ दिस एंगल इज ग्रेटर इन क्रिटिकल एंगल, तो ये उस तरफ नहीं जाएगा, ये वापस कहाँ आएगा बच्चों, नीचे। एंड जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व विद स्टैंडिंग हो, उसको लगता है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है, और उसको लगता है कि एग्जैक्टली इसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से इग्लू है, समझ रहे हो बाबा, कुछ इस तरीके से क्या है बच्चा, इग्लू, उसको ऐसा फील होता है। क्लियर है, याद रखना बच्चा, ये सबको समझा, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड इज लूमिंग, तो हमको लगता है, उसको लगता है कि ऊपर भी कुछ ऐसा इग्लू है, ठीक है, ओके। इसी का एक इमेज दिखता है यहाँ पे, बराबर है, वहां पे क्या दिखता था मिराज में, सरफेस पे, और इसी का ऑपोजिट यहाँ पे काम करता है, इट इज लूमिंग, वो कहाँ पे होते हैं, इन विच कंट्रीज, कोल्ड कंट्रीज, ठीक है। सब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एप्लीकेशन से, किसके, TIR के, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ओके। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पोलर वियर की बात करेंगे, तो पोलर वियर का कलर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे व्हाइट, उसके फर होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, बराबर है ना, हेयर जो होता है ट्रांसपेरेंट, फर होता है ना ऊपर का वो ट्रांसपेरेंट होता है, और अंदर जो, यस वेरी गुड, जो हेयर्स होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं, तो ऐसा है तो ब्लैक कलर, बट सब व्हाइट क्यों दिखता है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके हेयर कुछ इस तरीके से एडजस्ट किए, मतलब ऐसे रहते हैं कि जब रे ऑफ लाइट उसके अंदर जाता है, बराबर है बच्चों, ओके, पे अटेंशन, अगर वो पूरा व्हाइट होता तो व्हाइट इज अ गुड रिफ्लेक्टर ना, तो रे ऑफ लाइट को क्या करता, रिफ्लेक्ट करता, बट ब्लैक इज वेरी गुड गुड एब्जॉर्बर, तो जो भी राइट हो रे ऑफ लाइट जा रहा है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, बराबर है, मतलब वो ऐसे सिचुएशन में रह सकता है, कोल्ड कंट्रीज में इतने ठंडी में वो क्यों रह सकता है, यस, वो ब्लैक है, ब्लैक है, क्या करते हैं, वो रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब कुछ रे ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, यस वेरी गुड, रिफ्लेक्ट होता है, और जो रिफ्लेक्ट होता है ना, पे अटेंशन हो गया, तो उसके फर क्या रहते हैं, ट्रांसपेरेंट, तो कुछ इस तरीके से वो एडजस्टमेंट रहते हैं कि जो एंगल पे जाते हैं वो एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे होता है अंदर, एंड दैट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, और अंदर रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है हमको क्या लगता है, वो शाइन हो रहा है, और जो शाइनिंग मतलब हमको दिखता है कि वो व्हाइट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, समझा बच्चों, वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर है, और जो ये होते हैं हेयर्स वो ब्लैक कलर की होते हैं, कंसेप्ट समझा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ रहा है बेटा, ओके। अभी अगर हम TIR की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है, अब है ना ग्राफ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को यहाँ पे डिस्कस करना है, ये समझना कि ग्राफ एंगल ऑफ डिविएशन, बराबर है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा इन रेरा मीडियम एंड डेंसर मीडियम, डेल्टा का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू आई। तो बेसिकली अगर मैं रेरा मीडियम की बात कर रहा हूँ, देखना बेटा थोड़ा सा हम लोग को लगेगा कुछ क्या जा रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे जा रहा है, बट समझना। तो हम लोग जो पहला ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, रेरा से कहाँ जा रहा है बच्चों, डेंसर मीडियम। अभी रे ऑफ लाइट हमारा जब रेरा से कहाँ जा रहा है बच्चों, डेंसर मीडियम पे अटेंशन हो भैया कुछ इस तरीके से, तो दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी हमारा क्या बनेगा, इसको जाना ऐसे था, बराबर है बच्चों, और ये जा ऐसे रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, क्लियर है, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी क्या है, पे अटेंशन होगा ये, तो बेसिकली अगर मैं आई को देखूंगा तो व्हाट इज आई, इज इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा, सो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, दैट इज आई माइनस आर, पर यहाँ पे जब हम लोग स्नील्स लॉ अप्लाई करेंगे तो दैट इज म्यू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग अगर एयर मान के चलते हैं तो उसको 1 गिन लो, बराबर है, रेरा से डेंसर इसको एयर मान लो, मल्टीप्लाई बाय यहाँ का एंगल दैट इज साइन आई इज इक्वल्स टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू मल्टीप्लाई बाय साइन आर, बराबर है। तो साइन आर का जो वैल्यू होगा दैट इज साइन आई अपॉन म्यू, क्लियर है। तो अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मतलब नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा 0, सीधा ही जाने वाला है वो, और जब ये भी 0 होगा तो डेल्टा का वैल्यू भी कितना होगा 0। तो हमारे ग्राफ की जो शुरुआत होगी ना, यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं,
वो कुछ इस तरीके से होगी, ये दोनों जीरो, आई भी जीरो आर भी जीरो। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे लेंगे डेल्टा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दे हम लोग, ध्यान देना। नाउ आई गोज ऑन इंक्रीजिंग, अब आई बढ़ेगा तो आर क्या होगा, देखो आई बढ़ेगा तो साइन आई बढ़ेगा, और साइन आई बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, बट उतने क्वांटिटी में नहीं बढ़ेगा जितने क्वांटिटी में कौन बढ़ेगा, वेरी गुड, कौन, आई बढ़ेगा। क्यों, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डिवाइड बाई म्यू हो रहा है ना, डिवाइड बाई क्या हो रहा है, म्यू। सपोज साइन ये 30 हुआ तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो क्या ये भी हाफ होगा, नहीं, ये उससे भी कम होगा क्योंकि म्यू से डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली जब आई इंक्रीज होगा तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा, बट डेल्टा आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट ज्यादा क्वांटिटी में कौन इंक्रीज हो रहा है, आई, ज्यादा क्वांटिटी में कौन इंक्रीज हो रहा है, आई। क्लियर है, सो बेसिकली आई ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा और डेल्टा कम मात्रा में बढ़ेगा, ये पॉइंट याद रखने का। आई क्या होगा, ज्यादा टर्म्स में बढ़ेगा और डेल्टा कम टर्म्स में। क्यों पता चल रहा है, यस सर, क्यों, बिकॉज आर उतने लेवल से बढ़ नहीं रहा है क्योंकि आर म्यू से डिवाइड हो रहा है। तो जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे, क्योंकि ज्यादा आई बढ़ रहा है और डेल्टा कम बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। दोनों इक्वली बढ़ता ना तो स्ट्रेट लाइन होता, और ज्यादा डेल्टा बढ़ता और आई कम बढ़ता तो ऐसे होता। बेसिकली भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे ग्राफ जाएगा, और कब तक जाएगा, पे अटेंशन हो भैया, कब तक जाएगा, जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं होती, 90, बराबर है। अभी आप है ना आई को और बढ़ा देंगे, क्या कर देगा, आई को और बढ़ा देंगे। अब अगर हम आई को और बढ़ाएंगे, सच आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 90। अब आई इज इक्वल टू 90, समझो, तो आई 90 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर। ये देखो ना 90 है, ऑलमोस्ट 10 to 90, तो साइन आर का वैल्यू कितना होगा बच्चा, 1 अपॉन म्यू, बट 1 अपॉन म्यू इज नथिंग बट साइन सी, क्रिटिकल एंगल फॉर दैट इंटरफेस। सो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना होगा, सी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ये किसका मैक्सिमम वैल्यू है, वेरी गुड, किसका बच्चों, डेल्टा का। तो डेल्टा का जो वैल्यू रहेगा, आई का वैल्यू कितना रहेगा, 90 माइनस सी, इतने लेवल तक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो ग्राफ होगा ना कुछ इस तरीके से होगा, ज्यादा बढ़ने में आई बढ़ेगा डेल्टा, और ये कब तक चलेगा, यस वेरी गुड, कब तक चलेगा बच्चों, जब तक डेल्टा का वैल्यू कितना रहेगा, 90 माइनस क्रिटिकल एंगल, तब तक। और ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा मैक्सिमम वैल्यू, जब आई की वैल्यू कितनी नहीं होगी, 90 डिग्री, बराबर है। ये ग्राफ किसके लिए, ये ग्राफ उसके लिए जब हमारा रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है, रेयर से कहाँ जा रहा है बच्चों, डेंसर मीडियम, दैट टाइम the graph of angle of deviation with respect to angle of incidence, याद रहेगा बेटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, यही ग्राफ को थोड़ा और कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ाएंगे। सेकंड पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट रेयर डेंसर से रेयर जाएगा तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा और किस तरीके से करना है इसको। अभी जब हमारा रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यस बोलो, कम ऑन टेल, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर, तो ग्राफ कैसे होगा, समझना बच्चा। अबे ग्राफ तुमको याद रहेगा ना, ये याद कर लेंगे क्या तुम लोग को, नीड और डायरेक्टली याद कर लो, बराबर है। क्यों होता है वो मैंने सब एक्सप्लेन करके रखा है, समझा। अब हमारा रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, यस वेरी गुड। अब हमारा रे ऑफ लाइट जो जा रहा है वो जा रहा है, यस वो जा रहा है डेंसर से रेयर, और वो टाइम पे हम लोग क्या करना है बच्चों, ग्राफ प्लॉट करना है, किसका, एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन का with respect to angle of incidence, ओके, यस, प्लॉट करें, हाँ सर, कैसे करेंगे, सेम। अब ये एक इंटरफेस है बच्चों, ये नॉर्मल हो गया। अब जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे जा रहा है, अब वो डेंसर से कहाँ जा रहा है बेटा, रेयर की तरफ। क्लियर विद दिस, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअली उसको जाना था जापान, पहुंच गया चीन। तो दिस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर विद दिस, अरे बाबा हाँ या ना, इसको जाना ऐसे था, बराबर है, बट ये कहाँ जा रहा है, यस वेरी गुड, इस तरफ जा रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा अगर ये आई है तो ये भी भाई आई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो इन दिस केस
r इज इक्वल टू डेल्टा प्लस आई। वो केस में क्या हो रहा था, हाँ वो केस में i इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आ रहा था। हर टाइम पे डेल्टा i माइनस आर नहीं होता है, यहाँ पे डेल्टा क्या हो रहा है, r माइनस आई हो रहा है, वहां पे i माइनस आर हो रहा था। समझ रहा है ना। तो ये कब होगा, जब रे ऑफ लाइट डेंसिटी से रेयर में जाएगा। ये कब होगा, डेल्टा माइनस आई माइनस आर कब होगा, जब रेयर से डेंसर में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज सबसे पहले हमारा वही पॉइंट, जब आई का वैल्यू क्या रहेगा 0 ऐसे रहे, तो आर भी क्या हो जाएगा 0 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फिर कुछ भी होने दो, और आर का वैल्यू भी क्या होगा 0, तो डेल्टा का वैल्यू भी कितना आएगा 0। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहीं पे मिल रहा है, जब तीनों 0 है, आई भी 0, आर भी 0, डेल्टा भी 0। नाउ हमारा आई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब आई बढ़ेगा, बराबर है। अब हम जब यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू मल्टीप्लाई बाय साइन आई, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन आर। तो यहाँ पे साइन आर इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आई। बच्चों वहां पे क्या आ रहा था, वहां पे साइन आर साइन आई अपॉन म्यू आ रहा था, रेयर से डेंसर में, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर बच्चों आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, लेकिन आर ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ेगा, आर ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू आई। क्यों, क्योंकि म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे म्यू से मल्टीप्लाई होगा। अगर आर ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ेगा तो डेल्टा का वैल्यू भी क्या होगा, डेल्टा भी क्या होगा, बढ़ेगा, डेल्टा भी क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज आर बढ़ रहा है ना। अगर आर कम होता ना आई से, वैल्यू नेगेटिव होता, समझ रहा है ना, तो भाई डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट ग्राफ लीनियर नहीं है, क्लियर विद दिस। अगेन जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, ये देखते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, पे अटेंशन भैया। कब, जब मेरा आई है ना वो थीटा सी के बराबर हो गया, या फिर सी के बराबर हो गया, दैट इज क्रिटिकल एंगल के। नाउ आई इज क्रिटिकल एंगल, तो आर का वैल्यू कितना होगा, सर आर इज इक्वल 90 डिग्री। सो डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा इज इक्वल 90 माइनस सी। तो ये कब तक चलेगा, 90 माइनस सी तक। दिस पॉइंट इज 90 माइनस सी। देखो ना 90 माइनस सी, फिर रे ऑफ लाइट क्या करेगा, ग्रेस करेगा ना ये पॉइंट पे, तो आर क्या हो गया, ये पूरा आर हो गया। अरे बाबा आर कितना हुआ, पूरा हो गया। रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना था, तो डेल्टा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज 90 माइनस सी। ये पूरा 90 था। वापस एक्सप्लेन करता हूँ, देखो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट है, ये ऐसे जाना मांगता था, तो जाना ऐसे था, दिस इज क्रिटिकल एंगल आई सी, तो ये भी क्रिटिकल एंगल मिलेगा सी, और ये जा ऐसे रहा है, ये जा ऐसे रहा है, तो डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, जाना ऐसे था, जा ऐसे रहा है, डिफ्लेक्शन दिस इज डेल्टा, बराबर है, दिस इज डेल्टा। लेकिन डेल्टा क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे, क्लियर विद दिस, डेल्टा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है डेल्टा, दिस पूरा 90 में से किसको निकालो, सी, तब तक ये ग्राफ चलेगा। अभी क्या होगा, अब जैसे ही हमारा ये वैल्यू, कौन सा वैल्यू, आई का वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, यहाँ पे टी आई आर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है, एक ग्राफ। अब ये हमारा एंगल है जिसको हम लिखेंगे आई सी, या आई लिखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा अंदर की तरफ, सच ये आई तो ये भी कितना होगा, आई, इसको जाना है ऐसे था, बराबर है। तो अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो जब ये आई सी से ज्यादा हो गया, सो टी आर बताइए क्या होगा, कैसे लिखेंगे, आई बराबर हमको डेल्टा चाहिए, ये पूरा कितना है बेटा 180, तो 180 में से ये आई, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो डेल्टा के लिए क्या करोगे, 180 में से 2 निकालोगे। सो यस, सो ये क्या होगा, बोलो बोलो, कम ऑन, वेरी गुड। डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, क्लियर विद दिस। फॉर ये ना, मैं भी एक पॉइंट बोलता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट ध्यान देना। अगर सपोज मेरा आई सिर्फ सी से थोड़ा सा है, थोड़ा सा, इतना सा, तो डेल्टा क्या होगा, 180 माइनस 2c। और 180 माइनस 2c को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस सी, और ये 90 माइनस सी है ना हमारा ज्यादा है। तो बेसिकली जब मेरा वैल्यू, ये कब हो रहा है बच्चा, ये कब हो रहा है, जब मेरा आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है।
अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो डेल्टा का वैल्यू कितना पहुंच रहा है, अगेन 180 माइनस 2c पे पहुंच रहा है। कभी कभी यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस सी लिख सकते हैं और इसको लिखते हैं वो लोग पाई माइनस 2c। देखो ना बाबा सेम ही है। तो जैसे मेरा ये किसका वैल्यू, वेरी गुड, सी का थोड़ा सा बड़ा है, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो रहा है, डेल्टा ये रिलेशन में जा रहा है, यहां से आता डेल्टा ये रिलेशन में था साइन के टर्म्स में, दिख रहा है बाबा, आर माइनस आई। एंड व्हाट इज आर का वैल्यू, ये वाला म्यू मल्टीप्लाई, बराबर है ना, आर का वैल्यू क्या होगा, म्यू साइन आई, मतलब साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन है, ये ग्राफ का मतलब ये वाला ग्राफ। और जैसे ही थोड़ा ज्यादा हो गया ना तो ये पॉइंट को यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, थोड़ा ज्यादा, समझ रहे मैंने क्या बोला, थोड़ा ज्यादा हो गया तो दिख रहा है ना बाबा 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, तो 90 माइनस सी से ज्यादा हो गया ना ये डेल्टा, तो उसके ऊपर 90 माइनस सी ऊपर मतलब 180 माइनस 2c। अरे यार अब देखते हैं ये रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ y एक्सिस पे डेल्टा है, ये 180 कांस्टेंट दैट इज m, और ये बराबर है, इसको लिखते हैं कांस्टेंट को c लिखते हैं माइनस m इंटू क्या लिखते हैं x, तो ये y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो हमारा इक्वेशन पता है ये वाले फॉर्मेट में आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c पॉजिटिव और m क्या है नेगेटिव, और जब किसी का स्लोप नेगेटिव होता है तो एंगल क्या मिलता है, ऑब्ट्यूस, वेरी गुड, एंगल क्या मिलता है, ऑब्ट्यूस। तो एक स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से शुरुआत होगा, क्लियर है, तो ये एंगल क्या बनेगा बच्चा, ऑब्ट्यूस बनेगा, और ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, कहाँ पे आएगा, नीचे। कब तक चलेगा, जब तक ये आई का वैल्यू, पे अटेंशन ओवर हियर, पूरा 90 नहीं होता, देखो यहाँ पे, जब आई का वैल्यू पूरा 90 हो गया, मैक्सिमम डी ये हो गया, आई का वैल्यू पूरा 90, जब आई का वैल्यू पूरा 90, 2 इंटू 90 180, तो डेल्टा वैल्यू कितना होगा, अगेन 0, तो ये हमारा डेल्टा वैल्यू कितना होगा, अगेन 0, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस डेल्टा का वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू 90 पर डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, 0, और ये ग्राफ ऐसा चलेगा, इस और ग्राफ आपको है ना कॉन्सेप्ट से याद करना है, क्लियर है, ये समझा बच्चा, ये इतना बताया, सिर्फ ये ग्राफ हमको ध्यान रखना है। तो रे ऑफ लाइट रेयर से कहाँ जाएगा, डेंसर, और डेंसर से रेयर, 90 माइनस सी, 180 माइनस सी, रिलेशन ये है, समझा बच्चों, क्लियर विद दिस। स्टार्टिंग में ये रिलेशन फॉलो करेगा, कब तक रिलेशन फॉलो करेगा, यहाँ तक, और जैसे ही ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा ये रिलेशन फॉलो होगा, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बराबर है विद स्लोप नेगेटिव, ये ग्राफ फॉलो होगा, दैट्स इट, समझा, यस, ड्रॉ कर लो एक बार। यस, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान देना बच्चों, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स हमने इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ, ओके, एट द सरफेस, मतलब यहाँ पे बॉटम पे रखा हुआ है, ये पॉइंट सोर्स एस है। अब यहाँ से क्या है कि पॉइंट सोर्स से क्या आ रहा है, रेज ऑफ लाइट आ रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट आएगा वो सीधा सीधा जाएगा, ये रे ऑफ लाइट आया, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ये रे ऑफ लाइट आया, बराबर है, ये भी क्या होगा बाबा, और रिफ्लेक्ट होगा। अब ये रे ऑफ लाइट जो आगे जा रहा है, दिख रहा है बाबा, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रे क्या हो रहा है, सर्फेस को ग्रेस करके जा रहा है, और इसके आगे का जो भी रे ऑफ लाइट है वो बाहर नहीं जाएगा, वो वापस कहाँ जाएगा, अंदर। सिमिलर सीन यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये रे अगेन, ये रे के लिए ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल, तो अगेन ये जो रे होगा कहाँ जाएगा, ऐसा, तो ये रे भी क्या होगा, सर्फेस को ग्रेस करके जा रहा है एट एंगल क्रिटिकल एंगल, और जो नेक्स्ट रहेगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा ना, जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा, तो रे कहाँ जाएगा, बाहर जाने वाला नहीं है, अगर वो रे बाहर, क्योंकि एंगल ऐसा है, एंगल बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है ना बाबा, यहाँ पे एंगल कम था, यहाँ पे एंगल कम था, यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है क्रिटिकल एंगल ज्यादा, वो रे बाहर नहीं आएगा, वो रे कहाँ जाएगा, अंदर। और जब आप ऐसे देखोगे तो क्या होगा पता है आपको ना, ऐसे कुछ एक सर्कल दिखेगा पूरा, अगर इसको देखोगे तो अच्छी तरीके से, समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा, समझ रहे हैं, तो ये पूछा कि इसका एरिया बताओ क्या है, या फिर ये जो बना उसका रेडियस कितना होगा वो पूछा गया है, ऐसे कुछ कंसेप्ट हम लोग को पूछेंगे, ठीक है। इसका डेप्थ है h, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तो बताइए
आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच या इन टर्म्स ऑफ म्यू। क्लियर है? अब कैसे करना है समझना। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि सपोज यहाँ पे फिश है, तो बोलेगा फिश कितने एरिया तक, कितने अपार्चर तक देख सकता है, तो वो ये एरिया वाले पार्ट के ऊपर देख सकता है, बाकी सबको नहीं देखेगा, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है वो बाकी यहाँ के आगे जो रे ऑफ लाइट जाने वाले नहीं है, क्योंकि वो वापस कहाँ जाएंगे, अंदर से। क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, समझ रहा है? अ पॉइंट शोज एट द बॉटम ऑफ द लेक या फिर टैंक फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन है। अप टू हाइट इट इज फाउंड दैट लाइट कम्स आउट ऑफ द लिक्विड सरफेस थ्रू दिस सर्कुलर पोर्शन अबाउट द सोर्स। सिर्फ सर्कुलर पोर्शन के ऊपर ही लाइट बाहर आ रहा है, बाकी ये सर्कुलर पोर्शन के बाहर का रे ऑफ लाइट वापस कहाँ जा रहा है, अंदर। तो व्हाट इज दिस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन, या फिर जो सर्कुलर पोर्शन बन रहा है उसका रेडियस क्या है, वो पूछा गया। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये जो सर्कुलर पोर्शन कुछ इस तरीके से ऐसे बन रहा है, ये कब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। जब ये एंगल क्या बन रहा है, क्रिटिकल एंगल दिख रहा है ना बाबा, ऐसा उधर तक ये सर्कुलर पोर्शन, फिर रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, अंदर। तो ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है, तो ये भी एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। हाँ सर, ये h हाइट है, ये रेडियस को हम r मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, r। तो इन दिस केस यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मल्टीप्लाई बाय साइन सी, बाहर का पोर्शन 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय ये एंगल दैट इज साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो साइन सी का जो वैल्यू होगा दैट इज 1 अपॉन म्यू, याद रखना। साइन सी का वैल्यू कितना होगा, 1 अपॉन म्यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों आपको, हाँ सर। ये ट्राइंगल में से मुझे इतना बता दीजिए, अगर साइन सी का वैल्यू 1 अपॉन म्यू है, पे अटेंशन ओवर हियर, साइन सी का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन म्यू। ये ट्राइंगल में टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, टेन सी का वैल्यू कितना होगा, सामने वाला अपॉन बाजू वाला, सामने वाला अपॉन बाजू वाला। तो आर का वैल्यू कितना होगा, h इंटू टेन सी। अगर मैं साइन सी, अगर मेरे को कोई थर्ड साइड फाइंड करना है, कोई भी साइड फाइंड करना है, कोई भी एंगल फाइंड करना है, टू फाइंड द एंगल कंप्लीट अ ट्रायंगल। अरे कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए सबसे लेकर कंप्लीट करो ट्रायंगल। तो अगर मैं सपोज इसको सी बोलते, जो बोलना है बोल लो, इसको सी बोला सपोज, तो अगर ये रिलेशन में मैं देखूंगा, सर यहाँ पे सी ऐसे था, ये ट्रायंगल देखो ना बाबा, रिलेशन फाइंड करने के लिए अगर ये सी है तो इसके सामने वाला कौन है, दिस इज ऑपोजिट, दिस इज हाइपोटेनस, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट 1। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, म्यू, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। अरे बाबा देखो ना, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, म्यू, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इन दिस, फ्रॉम दिस ट्रायंगल व्हाट इज tan c का वैल्यू, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो tan c का वैल्यू, तो r का वैल्यू कितना होगा, h मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, बराबर है ना बाबा, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये रेडियस मिल जाएगा, दिस इज रेडियस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। अब पूछेंगे बताइए ये एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको स्क्वायर करो, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, ध्यान रखना। क्लियर है? और ना अभी इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दे हम लोग, ध्यान देना बच्चों, डायरेक्टली सब फॉर्मूलेस बना के दे रहा हूँ। अगर मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, अगर मैं वाटर की बात करेंगे बच्चों, तो वाटर के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है बेटा, 4/3। यहाँ पुट कीजिए, h का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू कितना होगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 9 माइनस 1, 16 अपॉन 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। 7 का रूट रूट 7, 9 का रूट 3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3h अपॉन रूट 7। तो अगर ये जो मीडियम है, बराबर है, फिश बोला और ये वाटर है, तो वो कितने रेडियस तक देख सकता है, 3h अपॉन रूट 7। और डायमीटर पूछा, कितने डायमीटर देख सकता है, क्या करेंगे, डबल करो, 6h अपॉन रूट 7 डायरेक्टली, दिस इज वाटर, डायरेक्टली याद करना। क्लियर विद दिस, ये समझा बेटा। अब वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, लगभग 49 डिग्री, हमने पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री होता है लगभग। तो अगर बच्चों ये 49 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, पूरा 49। देखो ना यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल, ये भी सी और ये भी सी, तो टोटल एंगल कितना हुआ। कभी कभी यहाँ पे पूछेंगे व्हाट इज वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल पूछेंगे या अपेक्स एंगल पूछेंगे पानी के लिए, कि व्हाट इज अपेक्स एंगल, की फिश ऊपर देखे, ये देखे, तो ये c प्लस ये c, तो 2c, दैट इज 2 इंटू 49 डिग्री, दैट इज 98 डिग्री। आप लोग वर्कशीट में सम देखोगे ना, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ।
समझ रहा है ना? आपको ये बेसिक आता रहेगा ना, कोई भी सम्स को भी सॉल्व कर सकते हो वर्कशीट्स के अंदर का। ये कॉन्सेप्ट समझा सबको? क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? ये समझा? ओके। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे? सबसे पहला रेडियस h अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इफ द मीडियम इज व्हाट 3h अपॉन रूट 7। क्लियर विद दिस? ये हमारा r का फॉर्मूला h मल्टीप्लाई बाय 10c। ठीक है, वैसे इस क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल पता होगा हम इजीली कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, या फिर ये म्यू का म्यू पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। वर्टेक्स एंगल अपेक्स एंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाय c, और वाटर के लिए कितना होता है? ये वाटर के लिए बात करेंगे तो 90 डिग्री। क्लियर है? कुछ डाउट है बच्चों? कॉन्सेप्ट समझा सबको? यस, कॉपी। Yes, now let us solve some sums based on concept of critical angle and TR, total inner reflection. If the critical angle for certain medium and vacuum is 30 degree, तो यहाँ पे C का दिया है बेटा 30 degree. What they are asking? Find the velocity of light in that medium. तो velocity of light in medium is equal to question mark. Velocity of light in vacuum या फिर air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है? म्यू। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, बराबर है ना? या फिर हम लोग ये लिखते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव रेरा मीडियम। रेरा मीडियम में बोला है वैक्यूम, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हो? 1, तो मीडियम ये डिवाइड वहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो 1 अपॉन साइन सी मतलब 1 अपॉन साइन कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। ओके, लिखो कैसे? उल्टा, साइन 30 हाफ, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, म्यू का वैल्यू 2 मिला। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय म्यू। याद है ना बच्चों? क्योंकि म्यू का जो वैल्यू होता है म्यू ऑफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 into 10 raised to 8 meter per second, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, तो आंसर इज 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 into 10 raised to 8 meter per second। एक बार कॉन्सेप्ट समझा ना, इजीली आप कोई भी सम्स को टैकल कर सकते हो। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए बी एंड सी डी आर सर्फेस ऑफ 2 स्लैब्स एज शोन इन द फिगर। सो यहाँ पे 2 स्लैब्स है, एक ये स्लैब है और एक ये स्लैब है। ये जो स्लैब है ए बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2। सेकेंड जो स्लैब है नीचे, दैट इज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। क्लियर है? ये सी डी है, ऐसा कुछ। उन्होंने क्या बोला है? द मीडियम अबव ए बी हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड बिलो सी डी हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। फाइंड द मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड बोथ द सर्फेस, बोथ द स्लैब्स। मतलब एक इंसिडेंट रे को यहाँ से ऐसे जा रहा है, सो हमें ये एंगल फाइंड करना है, मिनिमम कितने एंगल पे ये इंसिडेंट होना मांगता है सच दैट दोनों स्लैब ये रे को रिफ्लेक्ट करना मांगता है। दोनों स्लैब क्या होना मांगता है? ये दोनों स्लैब क्या करना मांगता है? रे को क्या करना मांगता है? रिफ्लेक्ट। मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो ये मीडियम, ये इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होना मांगता है। सपोज ये एंगल क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आया, और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? ज्यादा, तभी वो रे ऑफ लाइट वापस यहाँ पे जाएगा। तो व्हाट इज दैट मीडियम एंगल वो फाइंड करने बोल रहे हैं। तो दोनों का क्रिटिकल एंगल फाइंड करो। सबसे पहली बात यही है, देखते हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के लिए व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल देखते हैं ये मीडियम के लिए। और दिस मीडियम क्रिटिकल एंगल, रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रहा था ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? यस 2। यहाँ का क्रिटिकल एंगल दैट इज साइन सी, वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज √2। क्रिटिकल एंगल के लिए रे ऐसे जाना मांगता है, दैट इज साइन 90। ऐसे याद रखने का बच्चा, सिंपल है। देखो ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका √2 है, 2 ज्यादा है ना √2 से, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, और 2 √3, तो ये भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। समझ रहे? ऐसा नहीं खाली है मतलब वैक्यूम है, ये कुछ तो मीडियम है ऐसा मान लो। तो साइन सी का जो वैल्यू होगा दैट इज √2/2, दैट इज 1/√2, दैट मींस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा I1, तो I1 शुड बी ग्रेटर देन सी, तो I1 शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, याद रखना। फाइंड करते हैं यहाँ पे सपोज I2, मतलब मैं C2 फाइंड करता हूँ। कैसे करेंगे? μ2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव साइन ऑफ C, यहाँ का पहले क्रिटिकल एंगल ही फाइंड करो, इज इक्वल टू μ3 इंटू क्रिटिकल एंगल के लिए रे ऑफ लाइट ऐसा जाएगा साइन 90। यस, वेरी गुड।
साइन 90 कितना होता है 1, तो μ3, ये μ2 का वैल्यू कितना है बेटा 2, दिस क्रिटिकल एंगल, μ3 का वैल्यू √3, तो साइन सी का वैल्यू कितना होगा √3/2, सी का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, तो I2 शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री, बराबर है, याद रहेगा। तो अगर ये एंगल सपोज मैंने एंगल 45 लिया, 45 से ज्यादा 46 लिया, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बट बच्चों जब यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे TR नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल 60 से ज्यादा होना मांगता है। तो व्हाट इज द मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल शुड बी, दैट इज मिनिमम एंगल अगर पूछा है तो मिनिमम एंगल शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। 60.1 रहेगा तो भी चलेगा, बट 60 डिग्री से क्या होना मांगता है ज्यादा। क्यों सर 46 47 नहीं चलेगा, अरे 45 46 लिया, यहाँ से तो होगा बट यहाँ से नहीं होगा। दोनों स्लैब से कब रिफ्लेक्ट होगा, जब एंगल 60 से ज्यादा। देखो ना अगर 61 रहेगा यहाँ से होगा, हाँ क्योंकि यहाँ का क्रिटिकल एंगल 45 है तो यहाँ से तो होगा, और यहाँ से होगा, हाँ यहाँ से भी होगा, बिकॉज यहाँ का क्रिटिकल एंगल 60 है। तो दोनों एज से कब होगा, जब एंगल 60 से ज्यादा होगा। समझा बच्चा कंसेप्ट, क्लियर है? यस, कॉपी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है बच्चों AI-EEE में भी पूछा था और AI-PMT में भी पूछा था, दोनों एग्जाम से पूछा हुआ है। कंसिडर द पाथ ऑफ गिवन इंसिडेंट रे, कुछ इस तरीके से हमारा रे ऑफ लाइट आ रहा है बच्चा, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट दिस प्लेस, बराबर है, ओके। द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्लैब, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ट्रांसपेरेंट स्लैब का, वो कितना होना मांगता है। लेट इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैंने माना म्यू, तो म्यू का वैल्यू कितना होना मांगता है। कैसे करेंगे, पे अटेंशन हो भैया, क्लियर है, ऐसा कुछ मान के चलते हैं। अब ये एंगल कितना है 45, कंफर्म, और यहाँ आया ना, लेट दिस एंगल, इसको मैं आई मान के चलता हूँ या थीटा मान के चलता हूँ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। अब ध्यान दीजिए ये एंगल कितना है 45 है, इसको जाना है ऐसे था, ये एंगल कितना हो गया 90, तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों ये वाला, वो कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा। अब ये पॉइंट हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ, ध्यान दीजिए। बाहर वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, यस बताइए बच्चों क्या होगा। यहाँ पे यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना म्यू, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ कितना होगा, यस वेरी गुड 90 माइनस थीटा, बराबर है। सो दिस साइन 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको कॉस थीटा बोलो या कॉस आर बोलो जो है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज 1/√2 मल्टीप्लाई बाय म्यू। समझा बच्चों? हाँ सर। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे कैसे करेंगे, यस सर, ये इंपॉर्टेंट है। हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो म्यू होता है ना वो क्या होता है 1/sin c, वेरी गुड, क्रिटिकल एंगल 1/sin c, किसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू है, क्लियर विद दिस। तो बेसिकली पे अटेंशन हो भैया, यहाँ से क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ से साइन सी का क्या लिखूंगा 1/म्यू। तो अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना मांगता है तो ये जो थीटा है वो हमारा सी से ज्यादा होना मांगता है। अगर थीटा सी से ज्यादा है तो साइन थीटा साइन सी से ज्यादा होना मांगता है। अगर साइन थीटा साइन सी से ज्यादा है, बराबर है, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1/म्यू। क्या मैं साइन थीटा को √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, समझ जाना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का रूट साइन। क्यों लिखा, बिकॉज मेरे पास कॉस थीटा का वैल्यू था, किसका वैल्यू था, कॉस। पुट करते हैं, दैट इज √1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 2 म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1/म्यू, बराबर है। रूट वहां पर क्या बनेगा, स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 म्यू स्क्वायर, बराबर है, इज ग्रेटर देन 1/म्यू स्क्वायर। तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 is greater than upon 2 म्यू स्क्वायर is greater than 1/म्यू स्क्वायर। ये म्यू स्क्वायर इसका गया, तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1/2 greater than 1, so 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 greater than 2,
तो 2 म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 3 म्यू स्क्वायर, बोलो बोलो फटाफट, ग्रेटर देन 3/2, तो म्यू का जो वैल्यू होगा अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 3/2, इतना तो होना मांगता है, समझ रहा ना बात, इट शुड बी ग्रेटर देन 3/2, तो 3/2 पे रहेगा तो क्रिटिकल एंगल, मतलब इंटरनल मतलब रिफ्लेक्श ये नहीं होगा, और 3/2 से ज्यादा होगा, बराबर है ना बच्चा, तो रे ऑफ लाइट का जाएगा अंदर, दैट्स इट, क्लियर विद दिस, ये समझा, तो आंसर क्या आएगा बच्चा 3/2। तो बेसिकली कभी भी ऐसा याद करने का, अब इसको ग्रेटर देन में नहीं इक्वल भी डायरेक्ट कर लेगा ना तो भी चलेगा, फॉर दिस थीटा शुड बी इक्वल टू सी, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू साइन सी, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1/μ, यहाँ पे इक्वेट करके सॉल्व करो तो भी चलेगा। जब इक्वल का कंसेप्ट आएगा ना तो रे ऑफ लाइट कहाँ नहीं जाने वाला है, बाहर जाने वाला नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, समझा? यस, कॉपी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सी का वाला पूछा है, फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस आई फॉर विच द लाइट सफर्स टोटल इन द रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल फेस ए बी, मतलब कंफर्म रे बाहर नहीं निकलना मांगता है, सेम टू सेम मेथड अप्लाई करेंगे, अगर ये एंगल सी है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस सी, ये पॉइंट में सेल्स लॉ अप्लाई करो, बाहर एयर है, साइन आई बराबर है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोलो म्यू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 90 माइनस सी, साइन ऑफ 90 माइनस सी इज कॉस सी, साइन आई का वैल्यू, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर विद दिस, ये सब कुछ समझा? यस सर। अब आई का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिए, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 1.25, तो साइन आई कैन बी रिटन 1.25, 1.25 मतलब 5/4 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 4/5 साइन आई, यूज कर लेंगे बाद में। अब सेकंड, ये पॉइंट पे क्या होना मांगते हैं टी आई आर, ये कब होगा जब साइन सी किसके बराबर होगा 1/μ के, तो साइन सी 1/μ मतलब 1/5/4, तो 5/4 कहाँ जाएगा ऊपर, अब साइन सी को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे जल्दी बोलो, कॉस सी में, वेरी गुड, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 4/5, 1 माइनस सेम ना सेम, सिर्फ वहां पे क्या म्यू फाइंड करना था, यहाँ पे आई फाइंड करना है, कॉस सी 4 का स्क्वायर 16/25 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू 4/5, रूट वहां पे क्या बनेगा स्क्वायर, सो 25 माइनस 16 साइन स्क्वायर आई अपॉन 25 इज इक्वल टू 16/25, ये कैंसल होगा, तो 16 वहां पे, ये 16 यहाँ पे, तो व्हाट वी आर हैविंग बच्चा, तो 9 इज इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर आई, तो साइन स्क्वायर आई का जो वैल्यू होगा दैट इज 9/16, तो साइन आई का वैल्यू होगा 3/4, और साइन ऑफ 3/4 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली याद रखना दैट इज 49 के लगभग आंसर रहता है, अप्रोक्सीमेटली कौन सा 49 के लगभग 48.6, लगभग 49 के लगभग आंसर 48.6 साइन ऑफ 3/4, सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम था। दिस अगेन क्वेश्चन वाज आस्किंग एम्स 2015, क्लियर है, समझा बच्चों? ओके, कॉपी। Yes. Now again, an important sum asked in AIPMT. A beam of light consisting of red, green and blue colors is incident on a right angle prism. The refractive index of material of prism for red color 1.39, green के लिए 1.44 and blue के लिए 1.47 respectively. The prism will, option A दिया है, not separate three colors, कि तीनों कलर साथ में जाएंगे, ऐसे गए वापस तीनों ऐसे आएंगे, separate the red color part and the green and blue colors, separate the blue color part from the red and green, या separate all three colors, मतलब ये ऐसे गए, क्या तीनों ऐसे ही आएंगे, या ग्रीन और ब्लू, रेड ऐसे, ग्रीन और ब्लू ऐसे आएगा और रेड वैसे जाएगा, मतलब कौन सा कलर सेपरेट होगा, ऐसा पूछा गया। कैसे करेंगे, बेसिकली अगर हम देखेंगे जब रेड यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से, ग्रीन आएगा, ये उसके लिए नॉर्मल है, मतलब ग्रीन के लिए भी एंगल उतना ही बनने वाला है और ब्लू के लिए भी एंगल उतना ही बनने वाला है। तो यहाँ पे ना सिचुएशन क्या मैटर कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए बच्चों। सो वी नो दैट बेसिकली साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, हाँ सर याद रखना, हम हर एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं,
हर एक का क्रिटिकल एंगल, हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पे अटेंशन। अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना मांगता है, पे अटेंशन, हर एक जन कौन से एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, 45 डिग्री। तो बेसिकली साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। अगर टी आई आर होगा तब, मतलब ये जो ऐसे गए ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, कब? जब दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1/म्यू। मतलब साइन आई, ये कितने एंगल पे तीनों इंसिडेंट हो रहा है, 45। तो साइन 45 ग्रेटर देन 1/म्यू, 1/√2 ग्रेटर देन 1/म्यू, √2 म्यू ग्रेटर देन √2, मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से 4 से ज्यादा है उसी का टी आर होगा, बाकी किसी का टी आर नहीं होगा, बाकी नॉर्मली जाएगा जैसे जाना है वैसे। तो देखते हैं रेड कलर का 1.39 विच इज लेस। तो रेड कलर कंफर्म ऐसे आने वाला नहीं है, वो ऐसे जाएगा। ग्रीन का ज्यादा है क्या, 1.4, हाँ ये 1.44 है, ये 1.414 है, तो ग्रीन का ज्यादा है, तो ग्रीन का टी आर होगा। ब्लू का ज्यादा है क्या, 1.47 है, ज्यादा इससे, तो ब्लू भी ऐसा आएगा। तो रेड कलर क्या होगा, सेपरेट होगा। सो रेड क्या होगा, सेपरेट होगा। किससे सेपरेट होगा, ब्लू से एंड ग्रीन से। ये ऐसे सम हम लोग को ना कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन जो भी करा है ना, वो सारे हम लोग के नीट वाले क्वेश्चन। क्या बोला है, लाइट एंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, म्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दिया आई, यहाँ से लाइट एंटर कर रहा है। फाइंड द रेंज ऑफ एन सो दैट लाइट वंस एंटर्ड इन will not live it through a lateral phase। मतलब यहाँ से बाहर नहीं निकलना मांगता है, लाइट यहीं से बाहर निकलेगा। तो हमें म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। करें म्यू का मैक्सिमम वैल्यू या रेंज ऑफ म्यू कितना होना मांगता है, म्यू कितने ज्यादा होना मांगता है। कैसे करेंगे सर, यस बोलो बोलो, कमेंट टेल। वेरी सिंपल, अब तक करते आ रहे वैसे ही करेंगे। ये थीटा है, लेट दिस थीटा बी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे, एंड दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन विच एंगल, क्रिटिकल एंगल। This theta should be greater than c, so sin theta should be greater than sin c. Yes sir, sin c का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/म्यू। so हमको sin theta फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्लियर है। अब sin theta कैसे, ये थीटा है, ये कितना है 90, बराबर है। तो ये कितना होगा बच्चा, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे अप्लाई करते हैं वही अपना जो अब तक पढ़ते आ रहे, बोलो फटाफट, कम ऑन, यस। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय साइन आई, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज म्यू अपॉन साइन आई। बोलो बोले सर। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू। हाँ सर, अब तक वही करते आ रहे, पुट करो। एक सेकंड, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, साइन आई अपॉन म्यू, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन म्यू का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू। ये रूट वहाँ पे स्क्वायर होएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर आई। बट आई का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज साइन आई का जो मैक्सिमम वैल्यू है, बराबर है ना, वो कितना होता है 1। तो म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस 1, दैट इंप्लाइज म्यू स्क्वायर बी ग्रेटर देन 2। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2, दैट्स इट। व्हाट इज द रेंज ऑफ म्यू, मैक्सिमम रेंज ऑफ म्यू, म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2। समझ लो, ठीक है, कॉपी। Next, a small coin is resting at the bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from a coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. ऐसे जा रहा है, मतलब कंफर्म ये जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल बनेगा, तो ये क्या होगा C। वेरी गुड, क्लियर है। और जब रे ऑफ लाइट को जिस तरीके से जाता है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट पूछा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड मतलब मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू फाइंड करना है, अभी लास्ट हमने फाइंड किया था क्या सर,
सर हमने अभी बेसिकली ये लिखा था, याद है कुछ फॉर्मूला, आर का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना तो ये रेडियस बनता है, कुछ यहाँ से ऐसे कुछ है, पार्सर का ये कुछ ऐसा बनता है, याद आ रहा है? हाँ सर, आर का वैल्यू होता है एच अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो आर बाई एच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। आर का वैल्यू कितना है 3, एच का वैल्यू कितना है 4, सो 3/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। रूट यहाँ पे जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायरिंग, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16 अपॉन 9, ये प्लस वहाँ पे माइनस 16 अपॉन 9 माइनस 1, सॉरी प्लस होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, नेगेटिव में पॉजिटिव, तो जो म्यू स्क्वायर का वैल्यू होगा तो 16 प्लस 9 25/9, तो जो म्यू का वैल्यू होगा दैट इज 5/3, दैट्स इट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 3 × 10⁸ अपॉन 5/3, दैट इज 9 × 10⁸ अपॉन 5, डिवाइड करेंगे दैट इज कितना आएगा बच्चों, अरे ले लो यार बाबा 1.8, यस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसे सम से। अभी और एक इजी सम में से ओरली बोल रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। ये अगेन ये ट्रिपल ए पूछा और ए पूछा था क्वेश्चन। अ फिश looking up through the water sees the outside world contained in a circular horizon. If the refractive index of water mu is 4/3 and the fish is 12 centimeter below, h का value 12 centimeter below the water surface, the radius of circle in centimeter, कर लेगा। पानी की बात हो रही है सर, डायरेक्ट इतना करने का जरूरत भी नहीं है। पानी के लिए वैल्यू बोलो फटाफट, यस सर, पानी के लिए सर ने वैल्यू कराया था रेडियस का 3h अपॉन रूट 7, तो आर का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू 14 अपॉन रूट 7 डायरेक्ट, तो आर विल बी 14 3 जा, यस 42 अपॉन रूट 7। कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 14 को 7 × 2 3 to the 6 रूट 7 सेंटीमीटर, देखो डायरेक्ट आंसर, समझ रहे बाबा? जैसे क्वेश्चंस बनेंगे, बाकी क्वेश्चंस हमारे वर्कशीट्स में, ठीक है? तो एक बार अच्छे सॉल्व कर लेना, इसका डाउट्स लेक्चर हम रख देंगे, ठीक है? चलो, सो विद दिस अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल एज वेल एज कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हैज बीन डन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।